हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके बिल्कुल अपने चैनल एस टू एश्योरेंस पे। जो सीरीज हम कर रहे हैं साइंस राशियों के अलग अलग भावों में, हमने साइंस कर लिए हैं मेष से लेकर सिंह तक। अब तक डिस्कस करते हुए कि मेष राशि अलग अलग भावों में कैसे ऑपरेट करेगी, फिर वृषभ, फिर मिथुन और आगे क्या पॉसिबिलिटीज वो साइन पैदा करता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटीज की वजह से, और वो किस तरह से भाव के डिसेमिनेशन में इजाफा करता है और उस भाव में एक्ट करते हुए वो साइंस कैसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज भी पैदा करते थे। आज वो वक्त है कि हम डिस्कस करेंगे कन्या राशि के होने के असर को अलग अलग भावों में अलग अलग लग्न होने की वजह से। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले भाव में कन्या राशि कैसे काम करेगी उससे। अब कन्या राशि क्या रिप्रेजेंट करती है? कन्या राशि रिप्रेजेंट करती है बुध की एनर्जी को। वो है इंटेलिजेंस, मेहनत, एनालिटिकल फैसले लेने की क्षमता। एक ऐसा इंसान जो अपने टास्क्स, अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे पूरा करने की कोशिश करता है और उनको पूरा करने में निखार लाने की कोशिश करता है। कोई बहुत लॉजिकल इंसान और सेवा करने वाला स्वभाव, लेकिन वो बहुत सारे डाटा, बहुत सारे तथ्यों, बहुत सारी जानकारियों पर भी निर्भर करता है उन फैसलों को लेने के लिए। और अब जब आप उसको पहले भाव के सेल्फ डिसेमिनेशन के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या लाता है? इसका मतलब है कि वो इंसान ऐसा दिखाई देगा जो बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि काम करने के तरीके में बहुत बारीक और मेहनती होगा। उसकी रेपुटेशन इज्जत भी ऐसे इंसान की होगी जो अपना काम पूरा करना पसंद करता है, अपनी जिम्मेदारियों में बहुत निखार लाने वाला है और अपने काम को बहुत लॉजिकल नजरिए से करना चाहता है। हालांकि ये इंसान बहुत सेवाभावी है, दूसरों की सेवा करना पसंद करता है, टीम प्लेयर बनना पसंद करता है, टीम वर्कर बनना पसंद करता है और इसलिए इसका नजरिया न सिर्फ अपनी सफलता के लिए होता है बल्कि बाकी सबकी सफलता के लिए भी होता है। तो एक बहुत निस्वार्थ इंसान जो सेवाभावी है, उसकी शोहरत इज्जत ऐसी है कि वो अपने काम में बहुत निखार लाने वाला, बहुत लॉजिकल और जो काम में बहुत गहराई से विश्लेषण के साथ आता है और इसलिए जिंदगी के तमाम पहलुओं में उसकी सेहत के बारे में समाज उसे कैसे देखता है, समाज में उसका क्या ओहदा है, ये सब उनकी उसी रेपुटेशन से आता है कि वो बहुत निखरा हुआ, बहुत उत्साही, लेकिन बहुत लॉजिकल है और यूं एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान जो झक्की नहीं है, जो भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और अपने फैसले लेने में वक्त लेता है। जीवन में ये जो चुनाव करता है सब इस बारे में है कि वो कितना कामयाब हो सकता है, कितनी सेवा कर सकता है, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, हालांकि साथ ही वो कितना पूरा भी कर सकता है और वो अपने काम में किस तरह का निखार ला सकता है। तो कुल मिलाकर पहले भाव में कन्या एनर्जी आपकी रेपुटेशन, इज्जत के बारे में है, समाज में आपके ओहदे के बारे में है, आप अपने आप को कैसे पेश करते हो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब कन्या एनर्जी के बारे में है। पूरा करना, निखार, लॉजिकल होना, डाटा उन्मुख होना, अपने चुनावों में इंटेलेक्चुअल होना, अपने चुनावों में इंटेलिजेंट होना और ज्यादा इंटेलिजेंट फैसले लेना, लॉजिकल फैसले लेना। और जीवन का उद्देश्य भी जीवन के ज्यादा लॉजिकल पहलुओं से जुड़ा होता है और ऐसी चीज से जो लंबे समय में सेवा देगी और मदद करेगी, न कि भावनाओं या सिर्फ कनेक्शंस पे झुकी हो। तो पहले भाव में बहुत तगड़ी एनर्जी होती है ऐसे जातक के लिए। अब जब कन्या एनर्जी दूसरे भाव में होती है तो हाँ, उस इंसान के बारे में है कि वो अपनी वैल्यूज को कैसे मेहनत और लगन से लेकर चलेगा। तो ये इंसान बहुत सच्चाई के साथ खुद को पेश करता है और बहुत इंटेलिजेंस भी लाएगा कम्युनिटी या ट्राइब के लिए। और जिस तरह से वो बड़ी कम्युनिटी से जुड़ता है, बड़े गोत्र से जुड़ता है और अपने परिवार से भी जुड़ता है, वो बहुत निखरा हुआ है अपने जीवन यापन करने के तरीके में, बहुत लॉजिकल, बहुत डाटा उन्मुख। तो जब वो ये फैसला लेता है कि किस कंपनी में काम करना है, कौन सी नौकरी पकड़नी है, कौन सी उसके लिए बेहतर सेवा करेगी, कौन सी उसे बेहतर जीवन यापन देगी,
कौन सी उसे बेहतर कमाने में मदद करेगी, ये सब एनालिसिस की ताकत पर आधारित होगा। गहराई से देख पाने की ताकत पर, डाटा इस्तेमाल करके ये फैसले लेने की ताकत पर। तो जिंदगी के हर पहलू में, खास तौर पे दूसरे भाव से जुड़े हुए, परिवार पोषण, कमाना, कमाई करना, अपना पैसा कहाँ बचाना है, बैंक में रखना है या एसेट्स में रखना है, ये सब जुड़ा होगा बहुत निखरे तरीके से, बहुत एनालिटिकल तरीके से, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। उसी तरह जिस तरह से वो बात करता है, उसकी ज़बान भी ज्यादा निखरी होगी। वो बहुत बातें नहीं करेगा, वो बहुत बातें करने वाला नहीं होगा, वो सीधी बात पे टिकने की कोशिश करेगा, बहुत वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव होगा, वो इधर उधर नहीं भटकेगा। और यूं एक इंसान जो जिंदगी, परिवार की वैल्यूज, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकल फैसला करने को अपनाएगा, और जीवन में उसके सारे चुनाव, चाहे परिवार के मार्फत हो या कमाई के मार्फत हो या कौन सी नौकरी पकड़नी है, ये सब जुड़ा है बहुत एनालिटिकल तरीके से, बहुत निखरे तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। यहाँ तक के खाने का क्या पसंद है या जिंदगी के चुनाव, उनमें से हर एक बहुत मापातुला होगा, क्योंकि ये खुद जिंदगी के प्रति एक नपातुला नजरिया है। तो यहाँ तक के वो जो खाना खाते हैं, उनको भी होश होगा दिमाग के पिछले हिस्से में कि मैं कितनी कैलोरी ले रहा हूँ, उनको जलाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक इंसान जो काम में निखार लाने वाला, खाने पीने में निखार लाने वाला, वैल्यूज और सिद्धांतों में निखार लाने वाला, और जो अपने परिवार को साथ लेकर चलना पसंद करता है, अपनी नौकरी को भी प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक के साथ लेकर चलता है, न कि बेलगाम उत्साह और भावनाओं के साथ। और ये है कन्या राशि की एनर्जी दूसरे भाव में जन्म कुंडली में। अब जब कन्या एनर्जी तीसरे भाव में पड़ती है, तीसरा भाव है संवाद, कम्युनिकेशन, कोशिश, आपका स्वयं का उद्यम, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता, आप अपना ब्रांड कैसे बनाते हो, अपनी मार्केटिंग कैसे करते हो, और ये इस बारे में भी है कि आप किसी के लिए काम करने के बजाय, किसी के नीचे काम करने के बजाय खुद कुछ कर पाने में कितने सक्षम हो, और ये भी कि आप इन क्षेत्रों को किस तरह अपनाओगे, इस भाव में कौन सी राशि की एनर्जी है, उसके आधार पर। तो हाँ, जब कन्या एनर्जी तीसरे भाव में जाती है, तो इंसान का कम्युनिकेशन भी बहुत इंटेलिजेंट होगा। वो बोलने से पहले सोचेगा, वो ये भी सोचेगा कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, और अपने काम में, अपने कम्युनिकेशन में भी वो बहुत मापतोल करेगा, लेकिन साथ में वो बहुत निखरा हुआ होगा, बहुत लॉजिकल होगा। जब वो बात करेगा तो वो तथ्य रखेगा, पुराने तजुर्बे रखेगा, पुराने कनेक्शन रखेगा, और पुराने संदर्भ बिंदुओं का इस्तेमाल करेगा बात करने, लोगों तक पहुंचने, लोगों के साथ काम करने की क्षमता में। तो खुद कम्युनिकेशन के प्रति एक बहुत एनालिटिकल नजरिया, कोशिश, एफर्ट के साथ भी यही बात, वो बहुत मापतोल करेगा कि कितनी कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत मेहनती नहीं है, वो बहुत मेहनती है, लेकिन वो ये भी जानता है कि कोशिश कहाँ करनी है, और इसलिए ऐसा इंसान बहुत निखरा हुआ भी होगा अपने कम्युनिकेशन में। वो ये भी चुन लेगा कि कम्युनिकेशन के किन जरियों का इस्तेमाल करना है, क्या मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहिए, क्या टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहिए, क्या इमोजी भेजना चाहिए, क्या वॉइस कॉल करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में वो चुनाव भी इंटेलिजेंट तरीके से करेंगे कि कम्युनिकेशन का कौन सा जरिया इस्तेमाल करना है। तो अक्सर इनकी दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता में भी ये लोग बहुत होशियार सेल्स पर्सन हो सकते हैं। वो बहुत एनालिटिकल होंगे कि किससे क्या कहना है, ऐसे इंसान को कैसे राजी करना है, और अपनी राजी करने की ताकत में, प्रभावित करने की ताकत में आप पाओगे कि वो ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा डाटा इस्तेमाल करेंगे, बहुत एनालिटिकल क्षमता इस्तेमाल करेंगे, बहुत रिसर्च और गहराई से उन क्षेत्रों को इंगित करेंगे जो लोगों की सेवा करेंगे, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो लोगों से बात कर पाएंगे, लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, और वो अपने विचार बेच पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे, अपनी सेवाएं भी बेच पाएंगे। तो एक इंसान जिसमें प्रभावित करने की बहुत क्षमता है, वो बहुत स्वयं उद्यम के साथ काम कर पाएगा।
तो अगर ये लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो वो फैसला आसान नहीं होगा। वो किसी भावना के बहाव में फैसला नहीं लेंगे, जैसे कि बॉस से पटरी नहीं बैठी या काम पे कुछ गलत हो गया और तुरंत नौकरी छोड़कर अपना कुछ शुरू कर देंगे। नहीं, ये एक सोचा समझा प्रोसेस होगा। और इससे पहले कि वो अंततः फैसला लेके मैं यही करना चाहता हूँ, मैं अपने दम पे जाना चाहता हूँ और क्या मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी फैसला लेते हैं वो उनकी तैयारी के बारे में भी होता है कि क्या वो तैयार हैं, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये प्रैक्टिकल है और क्या उन्हें ये कदम उठाना चाहिए या नहीं। और इसी तरह कन्या एनर्जी तीसरे भाव में काम करती है। अब जब कन्या एनर्जी चौथे भाव में जाती है तो यहाँ प्रैक्टिकलिटी, निखार और लॉजिक सब चौथे भाव में आते हैं, सब घरेलू माहौल में आते हैं। तो यहाँ इंसान चौथे भाव के सारे क्षेत्रों को, चाहे वो घरेलू जिंदगी हो, चाहे पति या पत्नी के साथ उसका रिश्ता हो, वो बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं, वो एसेट्स कैसे खरीदते हैं, एसेट्स में निवेश कैसे करते हैं, ये सब कन्या एनर्जी के साथ होगा, प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक के साथ होगा। वो अपनी घरेलू जिंदगी को पति पत्नी और बच्चों के साथ बातचीत करने की अपनी क्षमता को भी बहुत लॉजिकल नजरिए से देखेंगे और इसलिए वो भावनाओं के साथ लॉजिक को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये हमेशा काम नहीं करेगा और इसलिए कभी कभी पति पत्नी की तरफ से भी झटका लगता है, बच्चों की तरफ से भी झटका लगता है, ये कहते हुए कि ये काम नहीं करता, क्योंकि घर में लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी हमेशा काम नहीं करती। तो कभी कभी भावनाएं आप पे हावी हो जाती हैं, आप बच्चों को ज्यादा छूट दे देते हैं, आप अपने पति पत्नी को थोड़ी ज्यादा छूट दे देते हैं, आप घर की सूरत-ए-हाल में थोड़ा ज्यादा लचीलापन दे देते हैं। और यहाँ चौथे भाव में कन्या एनर्जी वाला इंसान कभी कभी कुछ तनाव में रहता है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या उठाना है, किस चीज के लिए लड़ना है, किसके लिए नहीं लड़ना है, क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह प्रैक्टिकलिटी के बारे में होते हैं। वो बहुत एनालिटिकल होते हैं, वो घर में बदलावों, चुनौतियों, मुद्दों, दूसरों की गलतियों को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उनकी नजर बहुत तेज होती है। हालांकि अंदर ही अंदर वो ये भी जानते हैं कि घरेलू माहौल में हमेशा लॉजिक काम नहीं करता। तो ये एक संतुलन बनाने की क्रिया, बैलेंसिंग एक्ट करते हैं कि वो कितनी शिकायत करना चाहते हैं, कितनी उंगलियां उठाना चाहते हैं, कितनी समस्याएं निकालना चाहते हैं, कितनी गलतियां निकालना चाहते हैं। तो जब वो बहुत लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत एनालिटिकल बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो पति पत्नियां घरेलू जिंदगी में या बच्चों के साथ भी चुनौतियों और मुद्दों के पास आते समय हमेशा ये खिंचाव, टग ऑफ वॉर होता है कि भावनाओं को कितना हावी होने देना है। हालांकि वो फिर भी ठीक ठाक कर लेंगे, वो चल पड़ेंगे जब लॉजिक और भावनाओं के बीच संतुलन हो और परिवार को थोड़ा ज्यादा लचीलापन देना। हालांकि जब एसेट्स की बात आती है, जब प्रॉपर्टी या कार खरीदने जैसे एसेट्स की बात आती है, या ज्वेलरी में निवेश करना, या घर के लिए उपकरण, घर की सुविधाएं लाना, ये बहुत ही लॉजिकल फैसले होंगे। वो देखेंगे कि अगर आप घरेलू उपकरण खरीद रहे हैं तो उसमें कितनी बिजली बेकार जाएगी, उपकरण में बना हुआ है। तो निवेश करने, सामान खरीदने का सारा नजरिया बहुत लॉजिक, एनालिटिकल और मेहनती तरीके का होगा और वो कड़ी मोलभाव करने में संकोच नहीं करेंगे। खरीदारी के चुनावों में भी बहुत एनालिटिकल होंगे। तो कुल मिलाकर चौथे भाव में एक संतुलित एनर्जी, जब तक कि वो थोड़ी सी भावनाओं को हावी होने देते हैं, घरेलू माहौल में बहुत एनालिटिकल होने के बजाय ज्यादा जगह देते हैं, क्योंकि तब उनका घरेलू माहौल ज्यादा खुशहाल रहेगा, उनको घर में ज्यादा शांति भी मिलेगी। और इसी तरह कन्या एनर्जी चौथे भाव में काम करती है। अब जब कन्या एनर्जी पांचवें भाव में जाती है, पांचवा भाव रोमांस, शिक्षा, आप क्या करना पसंद करते हो, क्या करना पसंद करते हो, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, आपकी रुचियां क्या हैं, आपके सट्टे के निवेश, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, आपके बच्चे और आप उनका पालन पोषण कैसे करते हो, मीडिया, सार्वजनिक प्रदर्शन इत्यादि के बारे में है। तो यहाँ कन्या एनर्जी एनालिटिकल होना, ज्यादा निखरा होना, ज्यादा डाटा उन्मुख होना, ज्यादा इंटेलिजेंट होना आपके चुनाव करने के तरीके में,
आप कितने लॉजिकल हो, आप कितने मेहनती हो, ये सब साथ आते हैं। तो जब आप अपनी शिक्षा को देखते हैं तो आप अपनी शिक्षा को बहुत इंटेलेक्चुअल क्षमता के साथ अपनाएंगे, और इसलिए आम तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनकी पांचवें भाव में कन्या है, शिक्षा बहुत मुश्किल नहीं हो सकती। हो सकता है वो किसी और के मुकाबले अच्छी शिक्षा पाने में इतने न लड़खड़ाए या गिरें, और वो अपने अच्छे विषयों का आकलन करने में भी जल्दबाजी कर सकते हैं। उनकी रुचियां क्या हैं, वो अच्छे चुनाव करने में सक्षम होते हैं, लॉजिकल चुनाव करने में सक्षम होते हैं कि कौन से विषय लेने हैं, किसके साथ चलना है, किसे छोड़ना है। इसी तरह वो रोमांस के प्रति भी ज्यादा निखरे हुए होंगे। तो जो लोग आमतौर पर उनका ध्यान खींचेंगे वो खुद ऐसे लोग होंगे जो बहुत परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड, बहुत निखरे हुए हों, और साथ ही वे लोग जो जिंदगी को देखने के तरीके में ज्यादा पूरे हों, कितने लॉजिकल हों। और ये लोग भी, लेकिन साथ ही जिंदगी के अलग अलग चुनावों में बहुत गंभीरता भी होनी चाहिए, और ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं जो ज्यादा स्थिर हो, क्योंकि काम करने की एनर्जी प्रयोग करने के बारे में नहीं है, कभी इस इंसान के साथ जाना, कभी उस इंसान के साथ जाना। अगर वो एक इंसान के साथ हैं तो वो उसी एक इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे। उनको और मजा भी करना होगा, लेकिन वो एक गंभीर रिश्ता चाहेंगे, ना कि एक हल्का आसान रिश्ता जो किसी का दिल तोड़ देगा अगर वो इंसान आगे बढ़ जाता है। तो इंसान एक स्थिर रिश्ता चाहता है, गंभीर रिश्ता चाहता है, लेकिन रिश्ते में उतना ही मजा और प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए। वो किसी के साथ दीर्घकालिक रिश्ते को देखने में भी संकोच नहीं करते अगर वो लॉजिकल लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी के साथ दीर्घकालिक रिश्ते में कूदें, वो इसे अलग अलग कोणों से देखेंगे। क्या मैं इस इंसान के साथ रह सकता हूँ? क्या इस इंसान का वित्तीय तरीका और मेरा मेल खाता है? क्या हमारे चुनाव मेल खाते हैं? क्या हमारी वैल्यूज मेल खाती हैं? या क्या हम लंबी अवधि के प्लान के साथ एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? तो वो एक रिश्ते में बैठने से पहले कई क्षेत्रों को देखेंगे। सट्टे के निवेश, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी यही बात है। वो बहुत एनालिटिकल क्षमता के साथ निवेश को देखते हैं। वो गहराई से जांच करेंगे कि कितने पैसे चाहिए, वो पैसा समय के साथ कैसे बढ़ेगा, मुझे अपने निवेश में कैसा रिटर्न मिल सकता है, इत्यादि। और तभी जब वो पूरी तरह आश्वस्त हों कि कम रिस्क है, तभी वो उस निवेश के साथ आगे बढ़ेंगे, उस चुनाव के साथ आगे बढ़ेंगे जो उन्होंने निवेश के संबंध में किया है। और इसी तरह वो यह भी देखेंगे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं। पहली बात, एक बच्चा रखना है या नहीं, बच्चे कब करने हैं, बच्चों को कैसा पालन पोषण देना है, अपने बच्चों की परवरिश किन वैल्यूज के साथ करनी है, ये सब उनके लिए बहुत इंटेलेक्चुअल फैसला है, उनके लिए गहराई से सोचा हुआ फैसला है, उनके लिए प्रैक्टिकल फैसला है। वो बच्चों को उनके पालन पोषण में, उनमें क्या वैल्यूज भरते हैं, बच्चों को क्या चुनाव देते हैं, इसमें ज्यादा छूट भी दे सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, उन्हें प्रैक्टिकली ठीक नहीं लगता, तो हो सकता है वो अपनी जिंदगी में बच्चे करना ही न चाहें। खास तौर पे अगर उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा हो तो वो बच्चों को इस दुनिया में लाने से पहले 2 बार सोचेंगे। लेकिन अगर वो बच्चों को इस दुनिया में लाते हैं तो वो बहुत समर्पित माता पिता होंगे, वो बहुत व्यावहारिक हैंड्सन माता पिता होंगे। वो अपने बच्चे के हर पहलू को कमोबेश जानेंगे या कम से कम कोशिश करेंगे, और वो फैसले करने में बहुत शामिल होंगे, और बहुत साथ निभाना, हैंड होल्डिंग होगा। बच्चे को बहुत सारे इनपुट देना, बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट चुनाव देना, ताकि बच्चा भी अच्छे लॉजिकल फैसले ले सके। और इसी तरह जब उनके करियर या नौकरियां उतार चढ़ाव से गुजरती हैं, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव होता है, तो वो अपनी नौकरी बदलने के लिए, अपने उद्योग में बदलाव के लिए, जब उन्हें कोई नया जॉब ऑफर मिलता है, ये सब बहुत लॉजिकल दिमाग के झुकाव, इंटेलेक्चुअल दिमाग के झुकाव के साथ करेंगे, ना कि बिना डाटा के और भावुक फैसले करेंगे। और कभी कभी अगर वो कलाओं में रुचि रखते हैं तो वो कलाओं में भी बहुत निखार के साथ होंगे, वो बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं।
लेकिन बहुत रचनात्मकता के साथ साथ इंटेलेक्चुअल क्षमता और इंटेलिजेंस भी होगी कि वो कला को कैसे अपनाते हैं, वो अपने प्रदर्शनों के साथ कैसे आते हैं। तो बहुत तीखे प्रदर्शन, बहुत निखरे हुए प्रदर्शन, सबसे उच्च कोटि के कलाकार, सबसे उच्च कोटि के मीडिया लोग जिनके प्रदर्शन में बहुत बुद्धि और गुणवत्ता होती है। ये है कन्या राशि की एनर्जी 5वें भाव में, कन्या एनर्जी 6ठे भाव में। ये कन्या राशि का कुदरती स्थान है 6ठे भाव में। ये है कालपुरुष कुंडली या कुंडली में। तो यहाँ इंसान सर्विस, प्रतिस्पर्धा, करियर और नौकरी संभालने की क्षमता, किसी के नीचे काम करने की क्षमता, बीमारियों या बीमार पड़ने को ज्यादा लॉजिक और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ संभालने की क्षमता के बारे में है, बजाय इसके कि बीमारियों के डर से हिम्मत हार बैठें और ये कि वो प्रतिस्पर्धा से कैसे निपटते हैं, पीठ पीछे काम करने वाली दुश्मन ताकतों से कैसे निपटते हैं। इन सब क्षेत्रों में एक निश्चित सीमा तक निखार है, लॉजिक है, प्रैक्टिकलिटी है और वो सेवा वाले दिमाग के साथ चलेंगे। ऐसे लोग चाहे अपनी नौकरी में हो या जब वो किसी के नीचे सेवा कर रहे हों, ये सब अपने काम में बहुत निखार लाने की कोशिश के साथ होगा। तो लंबे घंटे काम करना और उनके लिए हर डॉट, हर पंक्चुएशन मार्क बहुत अहम है। तो जब आप प्रेजेंटेशन को देखते हैं किसी धनु राशि के इंसान की तुलना में, उदाहरण के तौर पे मैं तुलना नहीं कर रहा, बस एक उदाहरण दे रहा हूँ उनके दिमाग का काम करने के तरीके का। एक कन्या इंसान की प्रेजेंटेशन ज्यादा पूरी हो सकती है, डॉट तक सही, वो सोचेंगे कि कौन से रंग इस्तेमाल करने हैं। एक धनु राशि का इंसान रंगों का इस्तेमाल करने में ज्यादा साहसी, एडवेंचरस हो सकता है, लेकिन एक कन्या इंसान सोचेगा कि प्रेजेंटेशन किसे दी जा रही है, प्रेजेंटेशन में किस लेवल के लोग बैठे हैं, वो प्रेजेंटेशन में क्या ढूंढ रहे हैं, मैं ज्यादा डाटा कैसे दे सकता हूँ, मैं उन लोगों को इंटेलिजेंट चुनाव करने में मदद कैसे कर सकता हूँ जिनको मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो हर चीज बहुत बारीकी से सोची जाएगी, आखिरी बिंदु तक। तो काम करने का तरीका, रिश्तों के प्रति, प्रतिस्पर्धा के प्रति, प्रतिस्पर्धा की सूरत-ए-हाल के प्रति, सबके साथ बहुत एनालिटिकल क्षमता होगी, बहुत लॉजिक होगा। हालांकि सेवा करने की चाहत, दूसरों की मदद करने की चाहत भी होगी। तो एक बहुत सहायक प्रवृत्ति, एक बहुत सेवाभावी प्रवृत्ति, बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ, बहुत लॉजिक के साथ और प्रतिस्पर्धा को संभालने की क्षमता और पीठ पीछे की चुनौतियों को भी बहुत निखार के साथ संभालने की क्षमता, बजाय उसे बदसूरत बनाने के। और इसी वजह से कन्या एनर्जी को 6ठे भाव के लिए दिया गया है। अगर कोई इंसान चुनौतियों, प्रतिस्पर्धा, पीठ पीछे काम करने वाले लोगों से सबसे अच्छे से निपट पाने में सक्षम है, तो वो कोई होना चाहिए जो बहुत लॉजिकल हो, जो एनालिटिकली सोचता हो, जो भावनाओं के बजाय बुद्धिमानी से सोचता हो। और इसी वजह से कन्या एनर्जी 6ठे भाव के लिए नियत है। तो कुल मिलाकर ये इंसान अपने तरीके को भी संभाल पाएगा जब वो कर्ज, डेब्ट्स लेते हैं, जब वो किसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं या किसी उद्यम में निवेश करना चाहते हैं, तो वो कर्ज या लोन को बहुत सोच और विश्लेषण के साथ लेंगे। ब्याज दर क्या है, मैं कितनी जल्दी चुका सकता हूँ, क्या मैं इसे और जल्दी चुका सकता हूँ, क्या मैं किसी और स्रोत से लोन ले सकता हूँ, क्या मैं कम ब्याज दर पर लोन ले सकता हूँ। तो बहुत मेहनती योजना के बाद ही वो आखिरकार कर्ज या लोन लेने में हाथ या पैर गंदे करेंगे। और इसी तरह जब वो कोई करियर या नौकरी अपनाते हैं, तो उनमें से हर एक बहुत गहराई से सोचा हुआ फैसला होगा। जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैठते हैं, तो वो बहुत मेहनत करेंगे, वो लंबे कठिन घंटे काम कर सकते हैं इससे पहले कि उन्हें लगे कि वो इसके लायक हैं। और आम तौर पर जब वो कुछ सफलता पाने में सक्षम होते हैं, तो वो और चाहेंगे, वो अपनी सफलता से पूरी तरह खुश नहीं होंगे। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जहां वो पाएंगे कि कमी है। तो कुल मिलाकर काम में बहुत पूरे लोग, बहुत एनालिटिकल, काम के प्रति, सेवा के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति जिनके साथ उन्होंने काम किया है, बहुत प्रैक्टिकल तरीका। ये है कन्या राशि की एनर्जी 6ठे भाव में, कन्या राशि 7वें भाव में। अब यहाँ हम बुध की एनर्जी, कन्या एनर्जी को तुला राशि की एनर्जी या 7वें भाव की एनर्जी के साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकलिटी रिश्तों में आ रही है,
और एनालिटिकल क्षमता कनेक्शंस में आ रही है। एक ज्यादा निखरा हुआ तरीका टीमवर्क में आ रहा है। एक ज्यादा लॉजिकल तरीका बिजनेस ओरिएंटेशन या पार्टनरशिप्स या लोगों के साथ डील करने में आ रहा है। तो यहाँ एक बहुत इंटेलिजेंट संतुलित तरीका लोगों के साथ डील करने का, लोगों के साथ काम करने का या पार्टनरशिप में आने का भी। तो कोई जो अंतिम छलांग लगाने से पहले सोचता है, वो किसी के साथ रोमांस में हो सकते हैं, किसी को डेट भी कर रहे हों, लेकिन जब सवाल पूछने की बात आती है या किसी प्रस्ताव पर हाँ कहने की बात आती है तो यहाँ फैसला गहराई से सोचा हुआ होगा। तो कभी कभी वो सवाल पूछे जाने से पहले ही सोच रहे होते हैं, अगर सवाल पूछ लिया गया तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ? क्या मैं इस पार्टनरशिप के लिए तैयार हूँ? क्या मैं इस सहयोग के लिए तैयार हूँ? तो रिश्ते के प्रति बहुत गहराई से सोचा हुआ तरीका, एक बहुत संतुलित तरीका। यहाँ वो यह भी देखेंगे कि मैं कितना दे पा रहा हूँ बनाम कितना ले पा रहा हूँ। क्या रिश्ते में और संतुलन है? क्या मेरी भी सेवा हो रही है? या क्या ये रिश्ता मेरी भी सेवा करता है? क्या ये मुझे सूट करता है? और क्या मैं भी रिश्ते के प्रति सच्चा हूँ? तो रिश्तों के प्रति बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत निखरा हुआ तरीका। और पार्टनरशिप्स में भी जब किसी टीम पार्टनरशिप में या किसी प्रोजेक्ट को उठाने के लिए या बिजनेस में आने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है तो वो फिर से सोचेंगे, वो प्रस्ताव पर नहीं कूदेंगे, वो डाटा के साथ, विभिन्न डाटा पॉइंट्स के साथ सोचेंगे कि क्या पार्टनरशिप समझदारी भरी है, क्या वो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हैं जो टेबल पे कैसे संसाधन लाएगा, क्या आप एक दूसरे के साथ चल पाते हैं या नहीं, कौन ज्यादा मेहनती है, कौन ज्यादा लगनशील है, आप किस तरह की भूमिकाएं निभाओगे। तो एक बहुत लॉजिकल, बहुत डाटा उन्मुख, बहुत पूरा तरीका, पार्टनरशिप्स के प्रति बहुत संतुलित तरीका भी। और आम तौर पर ऐसे लोग पार्टनरशिप से अपनी उम्मीदों में भी बहुत संतुलित होते हैं, अपने वैवाहिक जीवन से उम्मीदों में भी। जब वो रिश्ते में आते हैं तो वो दिमाग में रखेंगे कि रिश्ते या पार्टनरशिप से वास्तव में क्या उम्मीद करनी है और क्या नहीं। रिश्ते में आने से पहले, रिश्ते में आने के बाद भी वो रिश्ते के प्रति एक ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल तरीका अपना सकते हैं। वो रिश्ते में बहुत आसान, इजी गोइंग नहीं होंगे, उनके लिए संतुलन बहुत अहम है, उनके लिए रिश्ते के प्रति एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका भी अहम है। तो प्यार निश्चित रूप से अहम है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी, एक दूसरे को संतुलित करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का समर्थन करना और पैसा जुटाना भी, रिश्ते में संसाधनों के साथ, अपने योगदान के साथ मदद करना भी बहुत बहुत अहम है। तो ऐसे लोग जब रिश्ते में आते हैं तो आम तौर पर एक बहुत स्थिर रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं और वो आम तौर पर जरूरत से ज्यादा भी देते हैं। तो कभी कभी क्योंकि वो देने को तैयार रहते हैं, वो रिश्ते को बरकरार रखने के लिए लचीलापन देने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन वो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं। वो ये भी जानते हैं कब उन्हें ज्यादा दिया जा रहा है और इसलिए जब दिल टूटता है, अगर होता है, तो ये सच में बहुत दिल तोड़ने वाला होता है। तो जो लोग बहुत प्रतिबद्ध होते हैं, जो रिश्ते में बहुत वफादार होते हैं, जो बहुत निखरे हुए होते हैं, जो रिश्ते में बहुत संतुलित होते हैं, जिनका जीवन के प्रति बहुत प्रैक्टिकल तरीका होता है, वो प्रैक्टिकलिटी और रोमांस और साथ कंपेनियनशिप के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये है कन्या राशि की एनर्जी 7वें भाव में। अब कन्या राशि की एनर्जी 8वें भाव में। 8वां भाव उथल पुथल, अपहीवल, बदलाव, बाधाओं, चुनौतियों, दूसरों के पैसे, अदृश्य चीजों, विरासत के बारे में है। तो जब कन्या एनर्जी 8वें भाव में आती है तो कन्या एनर्जी प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, डाटा उन्मुख होना, बहुत एनालिटिकल होना, बहुत मेहनती, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पूरा करने उन्मुख, ये सब आकाशीय क्षेत्रों में आते हैं। तो आम तौर पर ऐसे लोग अपने जीवन में बाधाओं को बहुत एनालिटिकल क्षमता के साथ, बहुत इंटेलेक्चुअल क्षमता के साथ अपनाएंगे ताकि चुनौतियों को संभाल सकें, उथल पुथल को संभाल सकें। और इसलिए वो पहले लोग होंगे जो बदलाव से गुजरने को भी ठीक मानेंगे अगर आवश्यक हो, अगर ये प्रैक्टिकल है, अगर ये करने का लॉजिकल काम है, तो वो बदलने को तैयार हैं,
वो जीवन के प्रति अपने तरीके को, रिश्तों के प्रति अपने तरीके को, काम और करियर के प्रति अपने तरीके को बदलने और बदलाव लाने को भी तैयार हैं, जब तक कि ये प्रैक्टिकल समझ में आता है। यहाँ तक कि जब कोई चुनौती होती है तो वो उसे एक ज्यादा लॉजिकल दिमाग से देख रहे होते हैं। ये मेरे साथ इस वक्त क्यों हुआ? क्या ये मेरी गलती है? इस चुनौती को किसने पैदा किया? और आम तौर पर क्योंकि वो बहुत तैयार रहते हैं, अचानक चुनौतियां उनके पास नहीं आती। जब उनके पास कुछ मुद्दे या चुनौतियां आती हैं, तो ये तभी होता है जब दूसरे छोर पर कोई चुनौती हो सकती है जिसमें ये लोग शामिल न हो या जिसके वो जिम्मेदार न हो। हालांकि वो उन चुनौतियों को भी ज्यादा शांति, ज्यादा संयम के साथ अपनाएंगे और मेज के दोनों पहलुओं को देखेंगे। अगर उन्हें बताया जाता है कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी है, या अगर उन्हें बताया जाता है कि उन्हें सर्जरी करानी है, या अगर उन्हें बताया जाता है कि उन्हें शहर बदलना है, या अगर उन्हें बताया जाता है कि उनका प्रोजेक्ट बदला जा रहा है, कोई भी सूरत-ए-हाल वे जिंदगी में अचानक सामना करते हैं, वो इसे बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ देखते हैं और वो पहले ये सोचने के लिए बैठेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और आम तौर पर कभी कभी वो दोष अपने ऊपर भी लेने की कोशिश करते हैं, हालांकि आम तौर पर ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि वो उन बदलावों को बहुत लॉजिक, बहुत व्यावहारिकता, प्रैग्मेटिज्म के साथ अपनाएंगे और वो इन मुद्दों और उथल-पुथल को किसी और की तुलना में बहुत बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। उदाहरण के लिए, किसी मीन राशि के इंसान से बहुत बेहतर जो 8वें भाव में हो सकता है और ज्यादा भावुक हो सकता है। आम तौर पर ऐसे लोग बैंकिंग या फाइनेंस या वेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या खातों से जुड़े कुछ, या बीमा से जुड़े कुछ, या सरकार से जुड़े कुछ, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल, बहुत डाटा उन्मुख तरीके की आवश्यकता होती है। ये लोग बहुत रिसर्च उन्मुख भी होते हैं, तो अगर वो जीवन या उद्योग के किसी क्षेत्र में हैं जहां बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, तो ये उस काम को करने के लिए सबसे अच्छे लोगों में से कुछ हैं। वो चीजों की तह तक जाने के लिए लंबे घंटे लगा सकते हैं और इसलिए ये लोग ऑडिट करने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और डाटा को देखने के लिए भी, डाटा का इस्तेमाल करने के लिए, डाटा को निखारने के लिए, डाटा के टुकड़े करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसलिए कभी कभी ये लोग इतने लॉजिकल होते हैं कि वो किसी साइंस फिक्शन मूवी या पैरानॉर्मल मूवी या जादू पे बनी मूवी से भी लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग दूसरों के मुकाबले मूवी के रहस्य को सुलझाने में भी सक्षम हो सकते हैं। वो भावनाओं या भावनात्मक उथल-पुथल के माध्यम से भी देख सकते हैं जो एक सूरत-ए-हाल उन पे फेंक रही है, और 8वें भाव के मुद्दों को किसी और राशि की एनर्जी से बहुत बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम हो सकते हैं। तो एक बहुत निखरा हुआ, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल तरीका उथल-पुथल, चुनौतियों, बाधाओं, मुद्दों और दूसरों के पैसे, विरासत और उन सब चीजों के प्रति जो रहस्यमयी हैं, और उन चीजों के प्रति एक बहुत गहरा नजरिया और तरीका रखना, ये है कन्या राशि की एनर्जी आपके लिए 8वें भाव में। अब जब कन्या राशि की एनर्जी 9वें भाव में जाती है, 9वां भाव आपकी उच्च शिक्षा, हायर लर्निंग या उच्च योग्यता, आपके टीचर्स, आपके गुरु, लंबी दूरी की यात्रा, जीवन के अलग अलग अनुभवों के माध्यम से सीखना, अलग अलग संस्कृतियों से डील करना, लाभ का एक बहुत उच्च भाव या सबसे अच्छे लाभ, और आपकी आस्था और विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम भी। तो कन्या राशि की एनर्जी इन सभी क्षेत्रों में इंटेलिजेंट चुनाव करने के बारे में है। तो जब कोई इंसान उच्च योग्यता के लिए या उच्च सीखने के लिए या ऊंची डिग्रियों के लिए जाना चाहता है, तो ऐसा इंसान अंतिम चुनाव करने से पहले बहुत सोच सकता है। तो वो अपनी उच्च शिक्षा में बहुत मेहनती भी होंगे। ये लोग ऊंची डिग्रियां, उच्च योग्यता पाने के लिए लंबे, कठिन घंटे लगा सकते हैं, और आम तौर पर ये गहराई से सोचा हुआ होगा। वो उस ऊंची डिग्री को अपनी नौकरी से, भविष्य से जोड़ने की कोशिश करेंगे, और आम तौर पर ये लोग अपनी पढ़ाई या उच्च सीख या उच्च योग्यता को बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर वो कोई योग्यता लेते हैं जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, तो आम तौर पर वो यह सुनिश्चित करेंगे कि वो इसे खत्म करें
और वो इसे दूसरों के मुकाबले बहुत बेहतर कर सकते हैं। उनका काम भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा पूरा होगा। पढ़ाई के प्रति तरीका भी बहुत संरचित स्ट्रक्चर्ड होगा। और आम तौर पर जो लोग गुरुओं को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, लेकिन अंत में गुरुओं और टीचर्स को सबसे ज्यादा संतुष्ट करते हैं, वो होंगे ये लोग जिनकी कन्या राशि की एनर्जी 9वें भाव में है। जब उन्हें लंबी दूरी के लिए कोई प्रस्ताव लेना हो, जब उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, शायद काम या करियर के लिए, वो भी सोचा समझा होगा। न सिर्फ विदेशी भूमि में शैक्षणिक डिग्रियां सोची समझी होंगी, बल्कि दूसरे देशों में नौकरी लेने के लिए लंबी दूरी की यात्रा भी सोची समझी होगी। वो जो निवेश कर रहे हैं, क्या मातृभूमि भारत के अंदर अपनी डिग्री करना प्रैक्टिकल है या विदेशी भूमि में जाकर ये करना, क्या वो भाषा के अनुकूल हैं, मौसम की सूरत-ए-हाल क्या होगी, वो फैसला लेने से पहले अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। आम तौर पर ये लोग अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से डील करने में भी बहुत अच्छे होते हैं और वो अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ भी अच्छे से चल पड़ते हैं, क्योंकि वो उन्हें समझने की मेहनत करते हैं। वो संस्कृति, भाषा, पृष्ठभूमि, राजनीतिक दृश्य, आर्थिक दृश्य को समझने की मेहनत करेंगे और इसलिए ये लोग विदेशी भूमि में या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए सबसे तेजी से घुल मिल जाते हैं। हालांकि वो दोस्ती आग की तरह नहीं बना सकते, वो अपना वक्त ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी इन लोगों के साथ डील करना सबसे आसान पा सकते हैं, क्योंकि ये लोग सबसे लॉजिकल, सबसे प्रैक्टिकल लगते हैं। और आम तौर पर जब जिंदगी उन्हें उच्च सीख के माध्यम से, जीवन के अलग अलग अनुभवों के माध्यम से, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से सिखाती है, तो ये लोग जीवन की परिस्थितियों या चुनौतियों को भी बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ देखते हैं और जो अनुभव उन्हें सिखाते हैं, उन्हें वो बहुत देखभाल और लॉजिक के साथ आत्मसात कर लेते हैं और यह समझ पाते हैं कि उन्हें कुछ परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ा और उनके लिए उच्च अनुभव क्या है, उनके लिए उच्च सीख क्या है। और आम तौर पर ये लोग वही गलती दोबारा नहीं दोहराते। वो भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, यहाँ तक कि जब उनके सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं। और एक बहुत निखरा हुआ, बहुत लॉजिकल और कम भावुक तरीका दूसरे लोगों से डील करने के लिए, विदेशी डिग्रियां करने के लिए, विदेशी भूमि की यात्रा करने और अलग अलग लोगों के साथ काम करने के लिए उन लोगों की क्षमता है जिनकी कन्या राशि की एनर्जी 9वें भाव में है। लेकिन जब कन्या राशि की एनर्जी 10वें भाव में जाती है, 10वां भाव करियर के बारे में है, काम पर आपकी शोहरत, काम पर आपका अधिकार, वरिष्ठों, हायर अप्स के साथ आपका तरीका, काम के प्रति क्या तरीका है, वरिष्ठों की आपसे क्या उम्मीदें हैं और आप अपनी कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर के आधार पर टेबल पे क्या लाते हो। ऐसा इंसान अपने काम में बहुत एनालिटिकल होगा, लेकिन उनकी शोहरत अपने काम में सबसे पूरा होने की होगी। मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स उन्हें बहुत निखरा हुआ और बहुत प्रैक्टिकल पा सकते हैं कि वे काम पर कैसे लगते हैं, लंबे घंटे काम करते हैं, अपना काम जमा भी करते हैं। तो सुपरवाइजर्स को कन्या राशि के लोगों की प्रेजेंटेशन या एक्सेल शीट या डाटा 10वें भाव में दूसरों के मुकाबले सबसे ज्यादा पसंद आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी जानकारी पेश करने, अपना डाटा पेश करने, अपने प्रोजेक्ट के काम को बहुत बुद्धिमत्ता के साथ पूरा करने में भी सक्षम होंगे। और कहीं न कहीं उन्हें एक सहज ज्ञान, गट फीलिंग होता है कि मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स को वास्तव में क्या चाहिए और इसलिए वो अपने तरीके में बहुत निखरा हुआ होगा। साथ ही उनकी प्रेजेंटेशन में वो सभी क्षेत्र होंगे जिन्हें सुपरवाइजर या मैनेजर वास्तव में देख रहा है और इसमें से अधिकांश डाटा और तथ्यों के बारे में होगा, न कि मुद्दों या समस्याओं या भावनाओं के बारे में जो उनका मार्गदर्शन कर रही हों। अगर वो डाटा या तथ्य पेश करते हैं तो वो समाधान भी पेश करेंगे। तो सबसे पूरा, बहुत लॉजिकल लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत वफादार, बहुत समर्पित होने की शोहरत ये है कन्या राशि की एनर्जी 10वें भाव में। और आम तौर पर ये लोग मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स के अनुशासनात्मक कार्यों को भी दिल पे ज्यादा नहीं लेंगे या बहुत भावुक होकर नहीं लेंगे। वो सोचेंगे ठीक है,
मेरे बॉस ने कुछ बातें कही, हो सकता है उसने अपनी भावनाओं या अपनी चुनौतियों के कारण कहा हो। हालांकि ये मुझे समझ में आता है, मुझे काम पर ज्यादा तैयार रहना चाहिए, तो कई बार वो इसे अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जब ये उनकी गलती नहीं हो सकती है, ये टीम की गलती हो सकती है, ये विभाग की गलती हो सकती है, या ये किसी और की चुनौती हो सकती है जिसने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है, जहां उन्हें सुनना पड़ता है। हालांकि जो लोग काम पर बदलाव, चुनौतियों, मुद्दों से सबसे अच्छे से निपट पाने में सक्षम होते हैं, फिर भी एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके और बिना झंझट वाले नो नॉनसेंस तरीके के साथ वरिष्ठों के साथ काम कर पाने में सक्षम होते हैं और प्रोजेक्ट के काम को क्लाइंट की उम्मीदों के अनुसार और शायद उससे भी ज्यादा पूरा करने के लिए सबसे अच्छे लोगों में से कुछ होते हैं। ये है कन्या राशि की एनर्जी 10वें भाव में। एक बहुत समर्पित इंसान, एक वफादार इंसान, एक प्रैक्टिकल इंसान, एक निखरा हुआ इंसान, अपनी टीम में रखने के लिए सबसे अच्छा इंसान है। ये है कन्या राशि की एनर्जी आपके लिए 10वें भाव में। अब जब कन्या राशि की एनर्जी 11वें भाव में जाती है, 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपके सोशल कनेक्शंस, आपके सोशल नेटवर्क, बड़े समाज, आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं और कुछ कारणों कॉजेस के लिए काम करने की कोशिश करना, बड़े संगठनों के साथ काम करना, इसके बारे में है। ये आपकी इच्छाओं और आपकी ख्वाहिशों का भी भाव है। बड़े संगठनों में या व्यापक समाज में आपकी क्या स्थिति है? समाज आपको कैसे देखता है? सोशल नेटवर्क कनेक्शन आपको कैसे देखते हैं? तो कन्या राशि की एनर्जी के साथ दोस्तों, सामाजिक जिम्मेदारियों, अपने सोशल नेटवर्क के प्रति तरीका भी बहुत लॉजिक के साथ, बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ, बहुत निखार के साथ, बहुत संतुलन के साथ और बहुत इंटेलेक्चुअल जोश के साथ होता है। तो 11वें भाव में कन्या राशि की एनर्जी वाला इंसान अपने सोशल कनेक्शंस या अपने दोस्तों के कनेक्शंस को बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ देखेगा। अगर उन्हें लगता है कि एक निश्चित दोस्त, एक निश्चित नेटवर्क, एक निश्चित समूह उनके लिए सदस्य होना समझदारी भरा नहीं है, तो बहुत कुशलता, टैक्ट के साथ वो धीरे धीरे उस समूह से दूर हो जाएंगे। वो उस दोस्त से धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सच में मुश्किल में हैं, तो वो लोगों को ये बताने में थोड़े कटु होने से भी संकोच नहीं कर सकते कि ये काम नहीं कर रहा, अलग हो जाते हैं, या शायद अपने दोस्त को पूरी तरह से काट दें, यहाँ तक कि अपने दोस्त सर्कल या अपने सोशल नेटवर्क से भी। तो एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एनालिटिकल तरीका, वो किसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्ती काम करती है, कौन सा समूह उनके लिए काम करता है, कौन सा सोशल कनेक्शन उनके लिए काम करता है, ये वो लोग हैं जिनकी कन्या राशि की एनर्जी 11वें भाव में है। हालांकि ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सबसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों में से कुछ हैं, और जब वो समाज को उसकी चुनौतियों के साथ देखते हैं, तो उनका बहुत भावुक तरीका नहीं होगा, उनका प्रैक्टिकल तरीका होगा, उनका संतुलित तरीका होगा। वो ये नहीं कहेंगे कल से सभी पेट्रोल पंप बंद कर दो, कल से सभी गैरनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल तुम कर दो। वो इसे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से देख सकते हैं। वो कह सकते हैं, ठीक है, हमें अभी के लिए गैरनवीकरणीय संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि हमें ऐसी सूरत-ए-हाल तक पहुंचना है जहां हम इनके बिना काम चला सकें। लेकिन ऐसा करने में सक्षम होने के लिए हमारे पास एक बहुत संरचित प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए। तो कठिन परिस्थितियों में भी वो प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे कि चुनौतियों और मुद्दों को कैसे अपनाया जाए और वो सामाजिक कारणों, सोशल कॉजेज में कैसे योगदान करते हैं, इस बारे में भी। और इसलिए जब वो सामाजिक कारणों से जुड़ते हैं, तो वो ये करेंगे जहां वो सबसे अच्छे से फिट हो सकते हैं। अगर वो जानते हैं कि वो किसी सामाजिक कारण के साथ सबसे अच्छे से फिट हो सकते हैं, तभी वो इसे अपनाएंगे, या वो एक सामाजिक कारण ढूंढेंगे जो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। यही बात है कि वो कैसे या क्या इच्छा और ख्वाहिश रखते हैं। तो उनकी इच्छाएं और ख्वाहिशें भी भावना से प्रेरित होने के बजाय बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ होंगी। तो अगर वो किसी खास व्यक्ति के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं जिसे वो बहुत पसंद करते हैं,
तो वो सोचेंगे कि क्या ये व्यक्ति मुझे समझ में आता है, क्या ये सोशल ग्रुप मुझे समझ में आता है, क्या हमारी वैल्यूज साथ चलती हैं, क्या हमारे चुनाव साथ चलते हैं, हमारे चुनाव कैसे साथ चलते हैं। तो ये सब सोचने के बाद ही वो एक रिश्ते में आएंगे। खरीदने कार की ख्वाहिश करने के साथ भी यही बात है। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई सुपर कार, स्पोर्ट्स कार पसंद है तो वो सोचेंगे क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ, क्या मैं इस कार को मेंटेन कर सकता हूँ, बजाय इसके कि जब वो कार खरीदने जाए तो भावनात्मक उत्तेजना में आ जाए। तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों में, अपने सोशल कनेक्शंस में, उन सामाजिक कारणों में जिनसे वो जुड़ते हैं, बहुत बहुत गहराई से सोचा हुआ। ये है कन्या राशि की एनर्जी 11वें भाव में। जब वो बड़े संगठनों में काम करते हैं, जब वो बड़े ब्रांड्स के लिए भी काम करते हैं, तो वो देखेंगे कि बड़ा ब्रांड उनकी कितनी मदद कर पाता है और वो क्या योगदान दे पाते हैं, न कि एक तरफा गली। तो मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, मैं कैसे फिट होऊंगा, मैं विभाग में कैसे योगदान दे सकता हूँ, मैं सीढ़ी के माध्यम से कैसे बढ़ सकता हूँ, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब सोचा समझा है। और इसी वजह से 11वें भाव में कन्या राशि की एनर्जी का एक बड़े संगठन में भी धीमी लेकिन स्थिर और स्थायी वृद्धि होती है। आमतौर पर ये लोग सीढ़ी के सबसे ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, जहां एक सिंह या मंगल एनर्जी वाला इंसान बहुत तेजी से पहुंच सकता है। हालांकि ये लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग होंगे, ये सबसे रणनीतिक स्ट्रैटेजिक लोग होंगे। ये लोग वो होंगे जो अंततः जिन भूमिकाओं में पहुंचते हैं उनमें सबसे सहकारी, कोऑपरेटिव, फिर भी सबसे सक्षम, कॉम्पिटेंट होते हैं। तो 11वें भाव में रखने के लिए सबसे अच्छी एनर्जी में से एक समाज के प्रति, सोशल कनेक्शंस के प्रति, सामाजिक कारणों के प्रति, बड़े संगठनों में काम करने के प्रति बहुत प्रैक्टिकलिटी, और यहाँ तक कि आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों में आपके द्वारा किए जाने वाले चुनाव भी बहुत निखार, लॉजिक और आपकी एनालिटिकल क्षमता और बहुत लगन के साथ, आपके तरीके के साथ। ये है कन्या राशि की एनर्जी 11वें भाव में। अब जब कन्या राशि की एनर्जी 12वें भाव में जाती है, जैसा कि हम जानते हैं, ये मीन राशि के भाव में नीच, डिबिलिटेड हो जाती है, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच हो जाता है। तो जब कन्या राशि की एनर्जी 12वें भाव में जाती है, ये कन्या राशि के व्यक्ति के लिए 12वें भाव के क्षेत्रों के प्रति एक आसान तरीका नहीं है। एक, क्योंकि 12वां भाव ज्यादा आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। ये जीवन के उच्च अर्थ, जीवन के प्रति आध्यात्मिक तरीका, जीवन के उद्देश्य के बारे में भी है। तो एक कन्या व्यक्ति जब वो इसके ज्यादा लॉजिकल कारणों को देखने की कोशिश कर रहा है कि वो क्यों पैदा हुआ, जीवन के उद्देश्य के प्रति ज्यादा प्रैक्टिकल कारण, न कि सबसे उच्च आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से, तो कभी कभी उनके दिमाग में बहुत सवाल होते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पा रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, मैं अपनी आत्मा को कैसे ऊपर उठाऊं, आत्मा का क्या मतलब है। तो बहुत सवाल होते हैं और कम जवाब मिलते हैं। वो पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते, इसका कारण ये है कि अतार्किक, इलॉजिकल जवाब, अव्यावहारिक, इम्प्रैक्टिकल जवाब, भावनात्मक जवाब, आध्यात्मिकता, जीवन के उच्च अर्थ के प्रति उनके एनालिटिकल तरीके को संतुष्ट नहीं करते। तो जीवन के अर्थ की यह खोज हमेशा बनी रहती है, आध्यात्मिकता के अर्थ की खोज बनी रहती है, 12वें भाव की एनर्जी के अर्थ की खोज बनी रहती है। यहाँ तक कि जब वो सपने देखते हैं जो 12वां भाव प्रतिनिधित्व करता है, तो वो सपने का लॉजिक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने ये सपना क्यों देखा, इस सपने का क्या अर्थ है। वो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिस पर वो भरोसा करते हैं, इस सपने का क्या अर्थ है। मैंने कल रात ये सपना देखा। वो सपनों के भी कुछ लॉजिकल कारण बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब वो 12वें भाव के मामलों को अपनाते हैं, जैसे दान देना, चैरिटी देना, दूसरों की मदद करना, ये कुछ सबसे निःसंकोच लोग होते हैं। वो दूसरों की मदद करने के लिए पूरी तरह जुट जाएंगे। जब वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो वो लॉजिकल कारण, प्रैक्टिकल कारण ढूंढेंगे कि उन्हें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए।
आम तौर पर पैसे खर्च करने में ज्यादा कंजूस, लेकिन कभी कभी जब वो पैसे खर्च करते हैं तो वो सच में अपनी पर्स की डोर ढीली कर सकते हैं, बाद में ये सोचने के लिए कि उन्होंने इतना उड़ा स्प्लर्ज क्यों दिया। तो वो उड़ा सकते हैं, फिर भी अपने खर्च के लॉजिकल कारण बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर भी कभी कभी अपने ऊपर ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, खुद पर ज्यादा शिकायत करते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, या मेरे लिए ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी। बहुत योजनाबद्ध, प्लान्ड, बहुत लॉजिकल, यहाँ तक कि जब वो विदेशी भूमि पर जाने की कोशिश करते हैं। अगर काम करने के लिए विदेशी भूमि पर जाना समझ में आता है, तभी वो फैसला लेंगे किस विदेशी देश में जाना है, जहां वो उद्योग जिसमें उनकी विशेषज्ञता है वहां ज्यादा उपयुक्त होगा, जहां उन्हें अपने श्रम के बेहतर फल मिलेंगे, जहां उनके ज्यादा कनेक्शन हैं, जहां वो ज्यादा सफल हो सकते हैं। ये सब एक बहुत एनालिटिकल, मेहनती, प्रैक्टिकल तरीका होगा, यहाँ तक कि दूसरों के साथ काम करने या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने या बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसी में काम करने के लिए भी। तो क्लाइंट्स इन लोगों के साथ काम करना सबसे आसान पाएंगे, क्योंकि ये बहुत एनालिटिकल हैं, ये बहुत डाटा उन्मुख हैं, ये टेबल पे बहुत बुद्धि लाते हैं, और ये अपने काम में ज्यादा पूरे होंगे। तो कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिकता और जीवन के उच्च अर्थ के सवालों से जूझ सकता है, फिर भी दूसरों के लिए अधिक करने, योगदान करने के लिए सबसे अच्छे लोगों में से एक है, लंबे कठिन घंटे काम करने और सबसे प्रैक्टिकल फैसले लेने में सक्षम है, जब विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ा हो, जब विदेशी भूमि में काम कर रहा हो, जब एमएनसी के साथ काम कर रहा हो, और सबसे अच्छे योगदानकर्ताओं में से एक है, जिनकी दान और गरीबों की मदद, चैरिटी और दूसरों की मदद करने की एक मजबूत विरासत लेगसी है। ये है आपके लिए 12वें भाव में कन्या राशि की एनर्जी। तो अभी के लिए हमने चर्चा कर ली है कि कन्या राशि की एनर्जी कैसे 12 भावों में जाती है। ये देखें कि आपकी कन्या राशि की एनर्जी किस भाव में है। देखें कि आपका बुध कहाँ रखा है, उस विशेष भाव में कन्या राशि में कौन से ग्रह रखे हैं, उस पर क्या पहलू एस्पेक्ट्स हैं, क्या उससे कोई योग या दोष जुड़ा है, क्योंकि वे आपके उस विशेष भाव में कन्या राशि की एनर्जी को बदलेंगे, और उसके आधार पर हम उस विशेष भाव में कन्या राशि की एनर्जी के सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक, किसी और वीडियो तक, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।